हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो क्लास 10 के मैथमेटिक्स के प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्याओं के प्रश्नावली 1.1 का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो इससे पहले दो वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड चैनल पर अपलोडेड है, आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप इसको देखिएगा तो आपको यह बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे जो क्वेश्चन बाकी था 1.1 के लास्ट क्वेश्चन उसको हम लोग कवर करते हैं। वह लास्ट क्वेश्चन है, कहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है वह 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इससे पहले सारे क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर चुके हैं यहाँ पर। अब चूंकि यहाँ हम लोग को दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है वह उसका घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, किसके बेस पर? यूक्लिड विभाजन प्रमेय के यूज करके। तो आइए अब इसको हम लोग हल करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ये कोई धनात्मक पूर्णांक है क्योंकि b बराबर इसका घन किस रूप का है? ये जो है इसका घन जो है यानी कि एक बार ए क्यू जो है किस रूप का होना चाहिए? 9m। एक बार ए क्यू जो है 9m+1 और एक बार ए क्यू जो है वह 9m+8 का रूप का है। यानी कि ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है। तो हमारा ये 9 जो है b है, तो r जो है हमेशा b से छोटा होता है। तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि b बराबर 9 है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे? किसके? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, जब भी b जो है 9 होगा तो r जो है यहाँ तक संभव हो सकता है। लेकिन चूंकि इसका घन जो है वह घन किस रूप का है? तो यहाँ 9m या 9m+1 या 9m+8 का है। तो इसलिए हम लोगों का r जो है सिर्फ इस प्रश्न के लिए हम लोगों का r बराबर 0 1 और 2 ही मान्य होगा। और सिर्फ इतना ही के यूज करने से जो जितना हमको ज्ञात करना है वह सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिखेंगे, जब यहाँ आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो ये काम करते हैं, पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय लिख लेते हैं, उसके बाद ये r का मान लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं क्या कि a बराबर BQ+r, जहाँ r जो है वह 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। तो इसलिए r के मान, तो आप चाहें तो 0 1 और 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ हम b बराबर 9 लिखे हैं तो हम 8 तक बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ 3 4 5 6 7 ऐसे 8 तक आप जा सकते हैं। लेकिन हमारा r का मान सिर्फ कितना आवश्यक है? यहाँ तक। क्योंकि इसका घन करेंगे 3 का तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ये जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 जब ज़्यादा हो जाएगा तो ये और अधिक हो जाएगा। इसलिए हमारा चूँकि घन करना है तो घन जो है हमारा शेषफल जो है वह भाजक से बड़ा ना हो, इसलिए हमारा r जो है वह सिर्फ इतना ही वैलिड होगा। कितना होगा? तो इतना होगा। तो इसलिए हम यहाँ से फिनिश कर देते हैं। तो r का मान ये होगा। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं कहाँ से b आया है? प्रश्न से। अब लिखिए, जब
आर बराबर क्या हो, 0 हो, तो इसलिए ए बराबर बी क्यू, यानी कि बी के जगह पर 9 क्यू प्लस 0। अब दोनों तरफ घन करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ घन करेंगे, तो ए क्यू बराबर 9 क्यू हो गया। तो आप चाहें तो 9 9 81 और 81 में 9 से गुना करके भी लिख सकते हैं, या अब यहाँ इस बात को हम लोग यहाँ लिख भी सकते हैं कि क्यूबिक बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर लिख लीजिए, दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, अब यहाँ जब हम घन कर रहे हैं तो ये आप 9 गुने 3 गुना 9 का पावर 3 का मतलब हो गया 9 गुने 9 गुने 9, तो एक 9 लिख लिए और 2 9 से 9 में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा 81 क्यू। ठीक है, अब ये 81 क्यू को हम मान लेंगे कोई पूर्णांक, जैसे इसके पहले वाले प्रश्न में हम लोग माने थे 81 क्यू बराबर एम कोई पूर्णांक माना। ठीक है, तो इसलिए ए क्यू बराबर 9 और ये 81 क्यू के बदले क्या हो जाएगा एम। तो हमको एक दिखाना था कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप का हो, 9m के रूप में होता है। एक बार आगे नेक्स्ट स्टेप में 9m + 1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हम लोग अपने प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। आप यहाँ लिखिए पुनः जब r बराबर क्या हो 1 हो, तो a बराबर b क्यों, b के जगह पर 9 क्यों प्लस 1। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करेंगे, तो ए क्यू हर जगह लिखना आवश्यक नहीं है, लिख भी सकते हैं, लिखेंगे तो और बेहतर होगा यहाँ कि दोनों तरफ घन करने पर यहाँ 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यू। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको a प्लस बी का होल क्यू जो है वह याद होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, तो a क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस बी क्यू। इसको आप या करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि a क्यू प्लस यहाँ 3ab इंटू a प्लस बी प्लस बी क्यू। कहाँ से आ गया, तो ये 3ab दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो इसमें से a और इसमें से b बचेगा, जो ऐसे हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसके और चाहें तो ऐसे किसी भी रूप में इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको घन करके। ठीक है, तो हमको तोड़ना है, इसको तोड़िए ए क्यू, तो ये हो जाएगा ए क्यू, ए की जगह पर 9 क्यू प्लस आप चाहें तो इस तरह से और चाहें तो ऊपर वाले किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो हम ऊपर वाले के बेस पर ही बना देते हैं, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर, ए की जगह पर हमारा क्या है 9 क्यू, 3a स्क्वायर b की जगह पर 1 है, प्लस 3ab स्क्वायर 3a मीन्स 9 क्यू, 3ab 3ab स्क्वायर 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये क्यू है, ये 1 है, अब प्लस बी क्यू यानी कि 1 का क्यू। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक लाइन और आगे बढ़ सकते हैं, बढ़िए ए क्यू, यहाँ 9, फिर आप 9 गुने 9 9 81 क्यू, इसको हम लोग 9 गुने 9 गुने 9 लिख सकते हैं, या 9 से 9 में गुना करके फिर 9 से गुना करेंगे तो वह लगभग ये 9 9 81, और फिर 9 से गुना कीजिएगा तो 9 कम 9 और 9 8 72, 9 कम 9 और 9 8 72, 729 आ जाएगा। तो यहाँ हम लोग 729 भी लिख सकते हैं यहाँ इसके लिए। तो आप इच्छा करें तो ऐसा ही लिखिए या जैसे आपकी मर्जी, प्लस ये 9 का स्क्वायर है तो 2 को 9 हो जाएगा, तो 1 9 हम बाहर इधर लिख देते हैं, और ये 3 गुने 1 9 यहाँ बचेगा क्यू स्क्वायर, प्लस ये 3 इंटू 9 क्यू है, तो 9 इंटू 3 इंटू क्यू, हम 1 से गुना करेंगे तो 1 तो ख़त्म हो गया, प्लस 1 क्यू। ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं।
तो आप बताइए, यहाँ हम लोग यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है और यहाँ भी 9 है, तो 9 कॉमन कर सकते हैं। अब चूंकि देखिए ये प्रक्रिया आगे बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पर या हिंदी में या ऐसे ओ आर लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। अब हम लोग प्रक्रिया को आगे इधर बढ़ाते हैं। ए क्यू बराबर 9 यहाँ से कॉमन कर रहे हैं, तो आ गया 81 क्यू प्लस, यहाँ से 9 निकल गया तो 3 9 27 स्क्वायर, यहाँ से 9 निकल गया तो 3 क्यू इंटू 1। अब ये जो इतना है, आप क्यू का मान कुछ भी रख दीजिए अपने मर्जी से, चाहे किसी भी मतलब कुछ भी रखिएगा, तो इसको हल करने पर एक संख्या कोई प्राप्त होगी ना, वह एक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो आप मान लीजिए कि वह पूर्णांक क्या है, m है। तो यहाँ लिखिए कि 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर m हुई पूर्णांक। आप ऐसे लिख सकते हैं कि माना, ठीक है। तो इसलिए ए क्यू बराबर ये 9 है, यहाँ से यहाँ तक के बदले में क्या लिख लेंगे हम लोग, m, यानी कि m लिखेंगे तो 9m हो गया, और यहाँ क्या है हम लोग का +1 है, वो +1 है। तो एक तो ये आ गया कि एक संख्या का जो घन है वो 9m + 1 के रूप का होता है। फिर इसी तरह पुनः r बराबर क्या हो, 2 हो, इसलिए a बराबर 9q + 2। अब दोनों तरफ फिर इसको भी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, दोनों तरफ इसको घन करेंगे। तो घन करेंगे तो a इसका भी q और 9q2 इसका भी q हो जाएगा। तो ये हम लोग का a q, फिर उसी तरह इसी बेस पर इसको भी तोड़ दीजिए कि a q, तो ए क्यू, तो ए क्यू का मतलब क्या हो गया, चाहे एक बार लिख लीजिए, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर 9q 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर 3a अब बी क्या है, 2 है स्क्वायर प्लस बी क्यू। अब ए क्यू इसको आप तोड़िएगा तो 9 गुने 9 9 81 क्यू, यानी कि 3 को 9 में 1 9 रख दिया, 2 को 9 से गुना कर दिया, 81 हो गया। प्लस ये 9 स्क्वायर होगा तो 1 9 आप यहाँ लिख लीजिए, और 1 9 इसमें से आएगा तो इसमें से गुना कर दीजिए इस 9 से। तो आप यहाँ लिखिएगा कि चूँकि 9 का स्क्वायर है तो 1 9 यहाँ लिख लीजिए, 1 9 से गुना करेंगे तो 3 9 27 और 27 दूनी 54 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ 9 है, 9 लिख लीजिए, 3 से क्यू में आई 2 दूनी क्या होगा, 4 4 3 12 क्यू, अब प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8। अब आप देखिए यहाँ भी 9 हो गया, यहाँ भी 9 हो गया, यहाँ भी 9 होगा, तो हम लोग 9 क्या करेंगे, यहाँ भी आप या लिख लीजिए, या ओ आर। जब तक प्रक्रिया आगे बढ़ेगा, जब नेक्स्ट लाइन जब भी लिखेंगे तो ओ आर ऐसे लिख कॉमा दे देंगे। तो ए क्यू बराबर 9 कॉमन कर लेते हैं तो क्या आएगा, 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 8। अब यहाँ क्यू का मान आप अपने से भी सोचिए, 1 2 3 4 कुछ भी रखिएगा तो हल कीजिएगा तो कोई संख्या प्राप्त होगी ना, तो वह संख्या क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो आप मान लीजिए कि इतना बराबर m मान लीजिए, 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर m। कोई पूर्णांक मान लिया कि वह पूर्णांक क्या आएगा, m। आप कोई भी मान यहाँ रखिएगा तो जो भी संख्या आएगा वह एक पूर्णांक होगा। मान लिया गया कि m, तो m का मान वही होगा जो आप रख के हल कीजिएगा। अब इसलिए हमारा ए क्यू जो है वह 9 और यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या होगा, m 9m प्लस 8। तो आ गया कि आप क्या आप माने हैं कि माना कि वह धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है
और चूंकि b बराबर 9 है, b यहाँ क्या हमारा भाजक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो है 0 से बड़ा या बराबर है और b से छोटा होता है, r के मान सिर्फ 0 1 2 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका घन जो है इस रूप का है, 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का। अगर इससे बड़ा जब रखेंगे तो इसका घन जब करेंगे तो यहाँ हमारा जो 8 है वह 8 से बड़ी संख्या प्राप्त होगी, 8 से क्या हुआ 9 से भी बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा वह आगे गलत हो जाएगा। और सिर्फ हम लोगों को चूंकि यहाँ 9m प्लस 8 तक ही दिया है, इसलिए हमारा r का मान सिर्फ 0 1 2 तक सीमित रहेगा। तो अब r का मान 0 रख के ऐसे कर अब रखे हैं तो a बराबर 3q प्लस 0। अब दोनों तरफ हम लोग घन किए हैं तो aq बराबर ये बी क्यू हो गया, यहाँ ए क्यू और इसका भी क्यू हो गया, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। तो आप इसको 2 बार 3 बार बनाइए और इस तरह से एक बार ए क्यू बराबर 9m प्राप्त हो गया है, एक बार ए क्यू बराबर 9m प्लस 1 प्राप्त हो गया है और एक बार ए क्यू बराबर 9m प्लस 8 के। अतः इसे साबित हो गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग करके आप साबित कर दिए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वह 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इस बात को आप यहाँ पर लिखिएगा। इस बात को हम लोगों को लिखना होगा, ठीक है। कि अतः इसे साबित होता है कि, या हम यहीं पे लिख देते हैं यहाँ पर, अतः इससे साबित होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखकर खूब अच्छा से समझ लीजिए, उसके बाद अपने मन से बनाइए, जहाँ दिक्कत हो तब यहाँ आप इसका सहारा लीजिए। इसी तरह आप जो है इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए या आप इसको अपने नोटबुक पर बना लीजिए। इसके बाद जो इस बेस पर जो एग्जाम्पल्स में जितने भी उदाहरण में जो क्वेश्चन है उसको अब हम लोग क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। तो आप इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए बच्चों, हम लोग इस 1.1 में दिए हुए जितने भी उदाहरण है उस सबको हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहला एग्जांपल है, कह रहा है कि 40 52 और 12 576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसको सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 1 को। इसमें हम लोगों का 12 5 76 वह बड़ा है 40 52 से, तो इसलिए ये हमारा एक जगह पर हो जाएगा और ये हमारा बी अर्थात ये भाज्य हो जाएगा और ये भाजक हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 12 5 76 40 52। अब ये 12 5 76 को 40 52 से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको भाग लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख, यहाँ जैसे नॉर्मल आप भागा जो पढ़े हैं उसी बेस पर इसको हल करके आपको समझाते हैं बहुत ही आसान तरीक़ों से। इसको आप 3 बार पढ़िएगा, 3 बार तो 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 0 0 तो ये 15, 3 चौका
12 12, ये 6 में से 6 गया 0, ये 5 में से 7 में से 5 गया 2, ये 5 में से 1 जाएगा तो 4, और ये दोनों कट जाएंगे। तो यानी कि इसका पहला हम लोग कै बार पढ़े, 3 बार। हमारा शेषफल कितना आया, 420। शेषफल जब तक 0 नहीं आता है तब तक हमारी जो ये क्रिया है वह कंटिन्यू रहती है, ये प्रोसेस जारी रहता है। अब ये 40 500 40 52 को हम लोग 420 से इसको फिर से क्या करेंगे, इसको भाग लगाएंगे, इसको 40 52 को 40 52 को। देखिए यही प्रोसेस है, सिर्फ काम करने का जो तरीका है वह बदल गया है थोड़ा सा। तो इसका अगर हम लोग 10 बार पढ़ते हैं तो 42 हो जाएगा, ये 4052 है। तो इसलिए हम लोग 10 बार ना पढ़ के इसको 9 बार पढ़ेंगे। 9 बार पढ़ेंगे तो 9 0 0, 9 दूनी 18, 9 चौका 36, 1 37, ठीक है। यहाँ पर ये अब ये फिर से एक बार देखेंगे, 9 0 0, 9 दूनी 18, 9 चौका 36, 1 37, सब घटाइए, 2 आ गया, ये 15 में से 8 जाएगा तो 7 हो जाएगा। ये हो गया क्या हमारा 9, 9 में से 7 गया, 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये कट गया, 272 आ गया। 272 हमारा ये क्या बार पढ़े आप, 9 बार। तो शेषफल क्या आया है, 272, ठीक है, 272। अब जो है, अब इस क्रिया को हम लोग फिर कंटिन्यू रखेंगे। अब 420 में भाग लगाएंगे 272 से, फिर एक बार पढ़ेंगे 272। ये 10 में से 2 गया 8, ये बच गया 1, 11 में से 7 गया, 11 में से 7 जाएगा तो 4, ये हमारा बच गया 3, 3 में से 2 गया 1, ठीक है। अब हमारा शेषफल, अब ये जो है, अब 420 जो है हम लोगों का भाज्य हो गया, और 272 से इसको हम क्या किए, भाग किए एक बार में। तो हमारा फिर से शेष कितना बचा, 148। अब ये 272 को 148 से, 148 से, तो 148 दूनी कीजिएगा तो वह ज़्यादा हो जाएगा, 296 हो जाएगा, ये 272 है। तो इसलिए हम लोग फिर एक ही बार पढ़ेंगे, और एक बार जब पढ़ेंगे 272, एक बार पढ़ेंगे तो 148, ये 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 6 में से 2, और ये 124, कितना आ गया, 124। हमारा शेषफल हो गया 124, ठीक है। क्योंकि अब अभी भी हमारा 0 नहीं आया, फिर भी अब क्रिया अभी भी क्या होगा, यहाँ आप ओ आर लिख देंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। अभी हमारा ये जब तक 0 नहीं आता है शेषफल की जगह पर, रिमाइंडर 0 नहीं आता, तब तक प्रक्रिया हमारी जारी रहेगी। अब ये 148 को 124 से, तो 124 से एक बार में पढ़ेंगे तो 148 में से 124 जब घटेगा तो हमारा केवल 24 बच जाएगा शेषफल, क्या 24। अब ये 124 है, 124 को 24 से हम लोग, तो 24 बचे होता है 120, 24 बचे 120, तो 124 में से 120 को जब हम घटाएंगे तो 124 में तो ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, ठीक है, 4 हो गया। अब जो है, अब ये 4 जो है हम लोगों का भाज्य हो गया, 4 भाज्य हो गया, और भाजक हमारा 24 भाज्य हो गया, और भाजक 4 हो गया, 4 छके 24, 4 छके 24, शेषफल 0 आ गया। तो लिखेंगे क्योंकि शेषफल 0 है तथा अंतिम भाजक बराबर, अंतिम भाजक 4 है, इसलिए HCF ऑफ 40 52 और 12576 बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। यही हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इसको अपने नोटबुक में उतार लीजिए,
यहाँ से अब हम लोग जो है ये एग्जाम्पल्स दूसरा को हल करेंगे, तो इसलिए इसको अब हम मिटा देते हैं। जिन विद्यार्थियों को इसको नोटबुक में नोट करना है वह वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वह बाद में इसको नोट कर सकते हैं। तो आइए इसको अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए हम इसको मिटा देते हैं। तो एग्जाम्पल दो देखिए। 2 में कह रहा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2 क्यों तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक जो है वह 2 क्यों प्लस 1 का रूप का होता है। तो यानी कि दर्शाना है कि आपको प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक जो है वह किस रूप का है, 2 क्यों, तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक जो है वह 2 क्यों प्लस 1 का रूप का है। तो आप लिखिएगा इसको, दोनों को दो बाद में इसको बनाना होगा। सबसे पहले लिखिए माना कि ए कोई धनात्मक सम पूर्णांक है, चूंकि b बराबर क्या है, b बराबर 2 है। लिख दीजिए कहाँ से 2 आ गया, तो प्रश्न से ये b बराबर 2 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से चूंकि a बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहाँ r जो है वह 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से छोटा होता है। तो इसलिए r चूंकि b बराबर 2 है तो r बराबर 0 या 1 होगा। ठीक है, 0 या 1 होगा। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ सिर्फ आप सम पूर्णांक न मान के पूर्णांक मान लीजिए। ठीक है, आर का सम मान के लिए 0 रख देंगे, विषम मान के लिए 1 रख देंगे, दोनों आ जाएगा। तो आर के सम मान के लिए r बराबर 0, इसलिए a बराबर b के जगह पर 2 q, ठीक है, और ये r के जगह पर 0, तो इसलिए हम लोग a बराबर 2 q ये आ गया। इसको लिख दीजिए समीकरण 1। देखिए पुनः r के विषम मान के लिए, r के विषम मान के लिए हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, इसलिए a बराबर 2q प्लस 1 हो जाएगा। r के जगह पर क्या रख देंगे 1। यदि आप देखिए, आप जो है q के जगह पर कोई भी पूर्णांक रखते हैं, q के जगह पर कोई पूर्णांक, जैसे एक यहाँ आप 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, कुछ भी रखिए यहाँ पर, तो इसको जब 2 से गुना कीजिएगा तो वह हमेशा क्या मिलेगा, एक सम संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा, सम संख्या। और यहाँ जो है 2q प्लस 1 जहाँ आया है वहाँ q के मान कोई भी रखेंगे, जैसे 3 रखते हैं तो 2 3 6 1 7, अगर आप 5 रखते हैं 2 5 10 1 11, अगर 6 रखते हैं 2 6 12 1 13, तो यह हमेशा जो है वह विषम पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक जो है वह 2q तथा विषम पूर्णांक जो है 2q प्लस 1 के रूप का होता है। तो इतना जो है हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ऐसे कि अतः समीकरण
एक तथा दो से यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को एक बार दो बार जो है वह वीडियो को पीछे कर करके आप 2-3 बार इसको देख लीजिए, आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप इसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं या एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो है हम लोग ये प्रश्न 3 को हल करेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चूँकि हम इसको फिर से क्लीन करने जा रहे हैं और 3 नंबर को सॉल्व करेंगे, तो आप जल्दी से इस काम को कर लीजिए। आइए मेरे डियर स्टूडेंट, हम लोग प्रश्न 3 यानी कि उदाहरण 3 को हल करते हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक वह 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को आपको मान लेना, चूँकि कह रहा है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह 4q किस रूप का होता है, तो 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो 4 आप क्यू का मान कुछ भी रखिएगा, 1 2 3 4 कुछ भी रखिएगा, तो 4 से गुना करने पर 1 जब जोड़ेंगे तो वह हमेशा विषम पूर्णांक ही आएगा। जैसे 4 रखते हैं 4 चौका 16, 5 रखते हैं 4 5 20, 1 जोड़िएगा 21 हो जाएगा, 16 में 1 जोड़िएगा 17 हो जाएगा, 9 रखते हैं 4 छक्के 4 9 36, 1 37 हो जाएगा। उसी तरह जब 3 जोड़ेंगे तब भी वह क्या आएगा, विषम पूर्णांक ही आएगा। तो हमारा यहाँ जो है ये b का मान क्या है, ये 4 है, b बराबर 4 है, और r एक बार 1 और एक बार 3 है। तो b जो है तो r हमेशा क्या होता है, आप जानते हैं कि b से छोटा ही होगा, क्योंकि b भाजक होता है r शेषफल है। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए आप मान लीजिएगा कि a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। लिखिए, अब आपका मन में ये भी सवाल आ सकता है कि प्रश्न किसी भी प्रकार का है, हम हर बार जो है ए ही मान लेते हैं। तो हमारा जो मान है, जो हम मानते हैं वह प्रश्न के अकॉर्डिंग मानते हैं। यहाँ कह रहा है कि कोई धनात्मक ए जो भी संख्या होगा, जैसे अगर मानते हैं कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और क्यू का मान अगर आप 5 रखते हैं तो 4 5 20 21, तो वह ए जो है 21 को वहाँ क्या करेगा, सूचित करेगा। उसी तरह 4 9 36 3 39, अगर 9 रखते हैं तो ए का मान यहाँ क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा। तो इसलिए आप ए रखने से किसी भी प्रकार की दुविधा में ना पड़े। हालांकि वह आप ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो फिर भी हम यहाँ ए मानकर ही बनाते हैं, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। चूंकि b बराबर क्या है, 4 है। कौन सी से, तो प्रश्न से या प्रश्नानुसार आप लिख सकते हैं, प्रश्न से। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, तो a बराबर bq प्लस r, जहाँ
आर जो है वह 0 से बड़ा या बराबर और हमेशा बी से क्या होता है, छोटा होता है। तो हमारा बी जो है 4 है, तो इसलिए आर बराबर क्या हो सकता है 1 0 1 2 3 इतना हो सकता है आर का मान। क्यों? क्योंकि बी से यह छोटा होगा, तो 4 से छोटी सभी संख्या आर हो सकती है, लेकिन विषम कह रहा है तो हम आर का विषम मान रखेंगे। क्या? आर के विषम मान। तो 1 0 जो है सम मान के लिए रखते हैं, तो 1 और 3 हो जाएगा, 1 और 3। तो लिखेंगे हम जब आर बराबर क्या हो 1 हो, तो इसलिए हमारा ए बराबर बी, बी के जगह पर क्या है 4 और क्यू प्लस आर के जगह पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। पुनः आर बराबर क्या हो 3 हो, तो इसलिए ए का मान क्या हो जाएगा, तो 4 क्यू और ये हमारा आर के जगह पर 3 हो जाएगा, आर के जगह पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्यू का मान आप कुछ भी रखते हैं 5 6 7 कुछ भी रखिए, 4 से गुना करके उसमें 3 जोड़िएगा तो वह हमेशा विषम ही आएगा। उसी तरह यहाँ 4 क्यू का मान कुछ भी रखिए, 4 से गुना करके 1 जोड़िएगा तो वह हमेशा विषम आएगा। समीकरण 1 और 2 भी लिख सकते हैं, उसे लिखिएगा क्या था। समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक वह 4 क्यू प्लस 1 या 4 क्यू प्लस 3 के रूप का होता है। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः इससे साबित होता है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह इस रूप का होता है। तो लिखिए, यहाँ लिख देते हैं, अतः इससे साबित होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4 क्यू प्लस 1 या 4 क्यू प्लस 3 के रूप का होता है। तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए, उसके बाद आप अपने नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और उदाहरण बचा हुआ है जो क्वेश्चन 4-5 लाइन में है, इसलिए हम उस क्वेश्चन को यहाँ लिखेंगे नहीं, बल्कि आपको ऐसे पढ़ के ही किताब के माध्यम से पढ़ के आपको समझा कर उसको सॉल्व कर देंगे। तो आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, फिर हम आगे उस प्रश्न को हल करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये उदाहरण नंबर 4 को आप देखिए। कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ है। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है? तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 4 है। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां है। तो आप लिखिए ऐसे, काजू की बर्फियां, काजू की बर्फियां कितनी है? तो 420 है और 130 बादाम की बर्फियां है। बादाम की बर्फियां बराबर 130 है। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। वह
वे ढेरियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है? तो प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ होंगी? तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर HCF हो जाएगा प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या बराबर हो जाएगा HCF ऑफ 420 और 130। तो आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बेस पर इसके HCF को निकाल लीजिए। लिखेंगे कि चूँकि 420 जो है बड़ा है 130 से, इसलिए 420 बराबर 130 का पहाड़ आप कई बार पढ़िएगा? 3 बार पढ़िएगा। 4 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार पढ़ेंगे। 3 बार पढ़ेंगे तो 39 यानी कि 390। तो 420 में से 390 घटेगा तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, अब ये 130 यहाँ आ जाएगा, 130 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हम लोग का शेषफल हो गया 30। 30 का पहाड़ 4 बार पढ़ेंगे, 30 चौका 120 यानी कि 10 शेषफल हो जाएगा। कितना? 10। अब ये 30 आएगा यहाँ पर और हमारा ये भाजक क्या हो जाएगा? 10। तो 10 तिहाई 30। अब शेषफल क्या हो गया? 0। तो अंतिम भाजक क्या हो? जब शेषफल 0 हो और अंतिम भाजक जो भी हो वही HCF हो जाता है। तो लिख सकते हैं कि चूंकि शेष फल बराबर 0 है, इसलिए HCF ऑफ 420 और 420 है, 420 और 130 बराबर कितना? 10। तो क्या होगा? तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की अधिकतम संख्या क्या होगी? 10 होगी। प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की, आप लिख सकते हैं कि अतः प्रत्येक ढेरी में अधिकतम जो है वह 10 बर्फियाँ रखी जा सकती है। अतः प्रत्येक ढेरी में 10 बर्फियाँ रखी जा सकती है। तो इस तरह से हमारा ये 1.1 के जितने भी उदाहरण हैं वह सारे कंप्लीट हो गए। तो मात्र दो वीडियो में हम लोग 1.1 के एक्सरसाइज में पाँचों क्वेश्चन और जो 4 गो उदाहरण दिया है उस चारों को भी क्लियर कर लिया गया। इस तरह से आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, आपका कंसेप्ट जो है वह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1.2 को कवर करेंगे। तो आप इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल पर बने रहें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।